हेलो साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। और आज का वीडियो है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के ऊपर। और आपका जो है ये चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का आखिरी पूर्ण रिवीजन है। जितने भी क्वेश्चन हैं सभी का जो है हम लोग मुख्य पॉइंट देखेंगे जो एग्जाम में लिखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग देखिएगा, अब ये आखिरी वीडियो है, अब आखिरी पड़ाव पर आ रहा है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आपका यहाँ पे देख सकते हैं पेडियाट्रिक है जो होता है उसका जो है ट्रेंड्स बताना है। ट्रेंड्स इन पेडियाट्रिक नर्सिंग मतलब पेडियाट्रिक नर्सिंग में क्या क्या प्रवृत्तियाँ हैं, इसको समझाने के लिए पूछ सकता है कि लिखिए ट्रेंड्स साइकेट्रिक या सॉरी पेडियाट्रिक नर्सिंग ट्रेंड्स बताइए। तो देख लीजिए, पहला है पेडियाट्रिक नर्स की जो प्रवृत्तियाँ होती है। देख लीजिए, पेडियाट्रिक नर्सिंग का एक नया क्षेत्र है, नर्सिंग का एक नया क्षेत्र है जिसमें आधुनिक तकनीक, मेडिकल एवं समुदाय स्वास्थ्य की अवधारणा के साथ साथ अनेक परिवर्तन स्वाभाविक है। पहले जहाँ स्वास्थ्य सेवाएँ बीमारी उद्देश्य थी वहीं अब ये हेल्थ ओरिएंटेड है, अर्थात अब बीमारी होने पर हेल्थ केयर की अपेक्षा स्वास्थ्य का उच्च स्तर प्राप्त करने व इसे बनाए रखने के ओर सेवाएं निर्देशित होती है। वर्तमान में पेडियाट्रिक नर्सिंग के अंतर्गत निम्न क्षेत्रों में परिवर्तनीय झुकाव देखा जा सकता है। ठीक है, पहला है नर्सिंग की व्यवहारिक प्रवृत्ति। ठीक है ना, पेडियाट्रिक नर्सिंग में जो है व्यवहारिक प्रवृत्ति बहुत ही जो है प्रवृत्ति होता है। नर्सिंग सेवा की व्यापक मतलब ये जो है लंबा चौड़ा व्यापक होना चाहिए। ठीक है, अस्पताल में भर्ती होने की प्रवृत्ति। ठीक है, बच्चों को वृद्धि एवं विकास की प्रवृत्ति। ठीक है, उसके बाद आपका है सामाजिक व मानसिक व्यवहार की प्रवृत्ति और अनुशासित रहने की प्रवृत्ति, और साथ में है नर्सिंग शिक्षा की प्रवृत्ति। ठीक है, तो ये जो प्रवृत्ति अगर आप याद कर लीजिएगा ना तो ये मानसिक मेंटल हेल्थ में भी यह प्रवृत्ति काम देगा। सिर्फ पॉइंट याद रखिए। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे आप लोगों को मैं बताता हूँ, सामने पूछ सकता है कि नर्सिंग पेडियाट्री के सामने कौन कौन सी चैलेंज है, कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं। तो देख लीजिए, प्रमुख चुनौतियाँ होता है जो सामने आता है जनसंख्या विस्फोट, ठीक है, गरीबी और पर्यावरण। ये तीन जो है नर्स के सामने चुनौती आता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हो गया। अब मैं यहाँ पे आपको सामने एक चीज़ बता रहा हूँ। कहता है कि आपके सामने एक क्वेश्चन आपसे पूछता है वृद्धि और विकास के समझाएं और इसके प्रभावित करने वाले कारक बताएं। तो आप लोग को पहले से पता है कि वृद्धि एवं विकास, तो वृद्धि एवं विकास से संबंधित है कि बच्चे का मूलभूत लक्षण यह अंडे एवं शुक्राणु को निषेचित द्वारा बने युग्मक से शुरू होता है। ठीक है, और परिपक्व अवस्था एडल्ट तक चलता है। ठीक है, वृद्धि और विकास जो होता है वह भ्रूण में गर्भ अवस्था में जब निषेचन होता है, शुक्राणु और अंडाणु का जब मिलन होता है और उसके बाद एक जो युग्मक बनता है, गर्भधारण होता है, तो वहीं से जो है यह वृद्धि और विकास शुरू हो जाता है और यह अवस्था जो है परिपक्व अवस्था एडल्ट तक चलता है। ठीक है, इसमें जो है तमाम तरीके के वृद्धि और विकास सम्मिलित होता है। जैसे देख लीजिए वृद्धि क्या होता है, तो देखिए वृद्धि जो होता है यह मात्रात्मक सूचक है। यह शरीर व उसके अंगों को आकार और द्रव्यमान को बताता है। ठीक है, जो कोशिका विभाजन और विभेदन के द्वारा शरीर में जो है वृद्धि होता है अंगों में। ठीक है, विकास होता है कि यह एक गुण होता है, यह गुण को दर्शाता है किसी भी चीज़ को। और जब किसी बच्चे में विकास होगा तो उसमें मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक, शारीरिक योग्यता और कार्य करने की क्षमता, ये सब जो है आपके विकास होता है। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब आपसे पूछ सकता है कि वृद्धि और विकास के सिद्धांत बताइए। ठीक है, सिद्धांत पूछाएगा तो शीर्ष से पूंछ की दिशा में वृद्धि विकास, विकासात्मक गतिक्रम, दिशात्मक वृद्धि क्रम, अनुक्रमिक रुझान। ठीक है, मध्य रेखा से परिधि की ओर, उसके बाद है संवेदनशील काल। तो ये सब जो है सिद्धांत है। सिद्धांत उतना नहीं पूछता है, आप सभी से पूछ सकता है कि वृद्धि और विकास क्या होता है और वृद्धि और विकास के प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताए। तो देख लीजिए, कारण क्या है, प्रजाति, लिंग, अनुवांशिक विकार, वृद्धि सामर्थ्य मतलब ग्रोथ पोटेंशियल, साथ में पोषण, संक्रमण, अंतरस्रावी कारक, इंडोक्राइन फैक्टर, दवाएं एवं मादक पदार्थ, चोट, इंजरी, हार्मोन, ये सब जो है क्या करता है, प्रभावित करता है वृद्धि विकास को। अपकार स्कोर क्या है, देख लीजिए, अपकार में 0 से लेकर 2 अंक तक शामिल किया जाता है, 0, 1 और 2। ठीक है, कुल अपकार में 5 लेटर होता है। देख लीजिए 2, 2, 4, 1, 5 अपकार है ना। अपकार A4 एक्टिविटी, पेशीय तनाव को दर्शाता है, P4 पल्स को, G4 गिमेस रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी उत्तेजनशीलता को, A4 स्किन कलर और R4 रिस्पायरेशन श्वसन को। ठीक है, याद कर लीजिए, अगर पेशीय तान अब्सेंट होगा तो ये जो है 0 मिलेगा, 0 अंक। अगर पल्स अनुपस्थित होगा तो 0 अंक। अगर ग्रीमेस से रिफ्लेक्स, अगर कोई उत्तेजनशीलता नहीं होगी मतलब कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी, 0 अंक पर। ए पर नीला और पीला जो है स्किन दिखाएगा। ठीक है, 0 अंक होगा। तो रिस्पायरेशन के अपकार क्या है, एक स्केल है जिसमें बच्चे के जन्म के तुरंत बाद जो है अपकार स्केल का इस्तेमाल जो है बच्चे को अवस्था को देखने के लिए किया जाता है कि बच्चे सही से श्वसन ले रहा है या पल्स चल रहा है, त्वचा कैसा है, श्वसन कैसा है, वो जो है रिफ्लेक्स कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो इस सब के लिए। ठीक है,
तो ये चीज़ें हो गया। अगर मान गया 0 होगा तो सब अनुपस्थित होगा और ग्रीमेश में कोई प्रतिक्रिया नहीं। 1 होगा तो हाथों और पैरों में कुछ अंकुचन होगा, मतलब कुछ गति होगा मसल्स में 100 से कम प्रति मिनट। 1 अंक होगा तो 100 से कम प्रति मिनट होगा। उसके बाद हल्की प्रतिक्रिया करेगा और उसका जो शरीर होगा वह धड़ गुलाबी और हाथ पैर नीला होगा एवं धीमा एवं क्रमहीन होगा। 2 अंक रहेगा अपगार स्कोर में, तो मतलब बच्चा बहुत अच्छा होगा। तो उसका पेशीय तान एक्टिव होगा, वो 100% से अधिक पल्स रेट होगा, पूर्ण प्रतिक्रिया देगा रिफ्लेक्स में, शरीर गुलाबी शरीर होगा और जोर से रोएगा, रिस्पायरेशन सही रहेगा। तो ठीक है, तो ये जो है आपके अपगार स्कोर होता है, देख लीजिएगा। नवजात शिशु के तुरंत देखभाल में क्या क्या होता है, तो देखिए नवजात शिशु के तुरंत देखभाल में पहला होता है अपगार स्कोर निकालना। इसके सहायता से बच्चे को देखभाल करते हैं, जो कि ऊपर देखे हैं। नेक्स्ट है हृदय श्वसन कार्य को देखते हैं, ताप को नियंत्रित करते हैं और कुछ अन्य देखभाल करते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपके कुल 4 पॉइंट याद रखिएगा और इसको डिटेल में लिखिएगा, तो यही बच्चे का तुरंत देखभाल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए कहेगा कि नवजात शिशु में कौन कौन से रिफ्लेक्सेज होते हैं, प्रतिवर्त होते हैं, बताइए। एक क्वेश्चन 10 में भी पूछा हुआ है, 5 में भी पूछा हुआ है। तो कौन कौन से प्रतिवर्त होते हैं? रूटिंग होता है, चूसना, सक्सिंग, एक्सट्रक्शन, बहिर्वेधन, गुड़िया आँखें, डॉल्स आई, हथेली की पकड़, पाल्मर ग्रेप्स, तलबों की पकड़, प्लेंटर ग्रेप्स। ठीक है, उसके बाद है 7वां है गर्दन का तनावपूर्ण प्रतिवर्त, टॉनिक नेक रिफ्लेक्स, मोरो प्रतिवर्त, मोरो रिफ्लेक्स, बेबेंस्की प्रतिवर्त, बेबेंस्की प्रतिवर्त। ओके, ये 9 प्रतिवर्त जरूर याद रखिएगा। अब आपसे पूछ सकता है कि स्तनपान का क्या लाभ कठिनाई है और स्तनपान को क्या क्या चीज़ें प्रभावित कर सकता है, बताइए। ठीक है, तो साथियों स्तनपान के क्या क्या लाभ हो सकता है आप लोग नहीं जानते हैं कि स्तनपान अगर कोई महिला अपने बच्चे को कराती है तो उससे क्या क्या हो सकता है, उसी लाभ को लिखना है। साथ में महिलाओं को भी क्या क्या लाभ होता है स्तनपान कराने से, तो लिख दीजिएगा। ठीक है, बाकी कठिनाई भी अगर आपसे पूछ दे तो कठिनाई भी लिख दीजिएगा। जैसे प्रारंभिक स्तनपान की समस्या होता है, अस्पाट चूचक होता है, दर्दयुक्त चूचक। ठीक है, मनोवैज्ञानिक कारक, अन्य समस्या होता है। ठीक है, अब इसको कैसे रोकेंगे आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, बीनिंग क्या होता है, तो सबसे पहले बीनिंग के बारे में लिखिएगा। क्या जानते हैं? बीनिंग मतलब आहार को छुड़ाना नहीं होता है, आहार के दूध स्तनपान के साथ में ऊपरी से जो है कुछ पदार्थें देना। 5 से 6 महीना में बीनिंग शुरू किया जाता है। ठीक है, समझ गए। उसके बाद है बीनिंग कब शुरू करें और बीनिंग के श्रेष्ठ आहार का गुण क्या होता है, ये लिखिएगा। बीनिंग में क्या क्या शामिल करें, ये लिखिएगा। ठीक है, फ्रेंडली शिशु, फ्रेंडली हॉस्पिटल, BPHI क्या होता है आप लोग देख लीजिए यहाँ पे कि यह जो है 4 से 6 माह में जो है एकनिष्ठ स्तनपान को बढ़ावा देता है। ठीक है, और ये जो है ये सब चीज़ें आप लोग पढ़ लीजिएगा। ओके, टीकाकरण सूची बनाइए और टीकाकरण का सारणी आपसे पूछेगा, जो कि मैं बता चुका हूँ। EPI 1900, ठीक है, EPI जो ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है 1974 में लागू हुआ, लेकिन भारत में से 1978 में EPI प्रोग्राम के बाद लागू किया गया। ठीक है, चलिए ये है सर आपका टीकाकरण है, मैं पढ़ा चुका हूँ। चलिए एक चीज़ हो गया आपका। अब हमें देखिए यहाँ पे स्वस्थ बालक के लिए आहार, क्या आहार होना चाहिए, जो देख लीजिए विभिन्न है। 4 से 6 माह में, 6 से 9 माह में, 9 से 12 माह में, 12 से 18 माह में और 1.5 से 2 वर्ष और ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, बाकी टोडलर देख लीजिए। टोडलर हम लोग किसे कहते हैं आप लोग को पता होना चाहिए। टोडलर किसे कहते हैं, तो टोडलर आप लोग को पता होना चाहिए कि टोडलर जो है एक बच्चा का ही जो है 1 से 3 वर्ष के जो बच्चा होता है वही टोडलर में आता है। ठीक है, समझ गए। चलिए ये चीज़ आप लोग समझ गए। अब मैं यहाँ पे आप लोग को बताता हूँ। ठीक है, चलिए ये 2 बार आ चुका। आपसे पूछ सकता है कि बाल अवस्था में दुर्घटना से क्या मतलब है, इसके बचाव उपाय और कारण लिखिए। तो कारण यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि विभिन्न तरह के कारण होते हैं। बचाव इसको कैसे करेंगे, तो विद्युत उपकरण को जो है अलग जो है बच्चे के नहीं जाने देंगे। नहाने का टब जो है ज़्यादा पानी भर के नहीं रखेंगे, उसमें दवाइयाँ अलग रखेंगे, दूर रखेंगे बच्चों से। पालतू जानवर को टीका देकर रखेंगे। पालना का जो है किनारा होना चाहिए अच्छा, जिससे बच्चा ना गिरे। नहाने का पानी जो है वाटर में जो है फुल करके नहीं रखना चाहिए। खेलने की वस्तुओं साफ़ सुथरा और नुकीला नहीं होना चाहिए। परिवहन जो है बच्चे को दूर रखना चाहिए और बच्चे को जो है दोनों साइड जो है बच्चे को पिलो का इस्तेमाल ज़्यादा ऊंचा नहीं करना चाहिए, नहीं तो खतरनाक होता है। ठीक है, चलिए अंडर 5 क्लिनिक को पता है कि अंडर 5 क्लिनिक में पहला होता है रुग्णता का देखभाल, निरोधक का देखभाल। ठीक है, रुग्णता, निरोधक और हो गया वृद्धि का मॉनिटर करना, परिवार नियोजन और स्वास्थ्य शिक्षा। ठीक है, चलिए टॉयलेट ट्रेनिंग क्या होता है, तो बच्चे को ये टॉयलेट ट्रेनिंग जो है आपको 18 से 24 माह के उपरांत जो है ये टॉयलेट ट्रेनिंग जो है बच्चे को स्वयं से मल त्याग और मल मूत्र त्याग के लिए जो है जो ट्रेनिंग दिया जाता है वही टॉयलेट ट्रेनिंग होता है। ठीक है, ये जो होता है नॉर्मली आपको 18 से 24 माह में जो बच्चे को जो गुद्दा होता है उसमें जो है सेंसरी जो मोटर होता है एस्फिंक्टर जो खोलता है और मल बाहर निकलता है, तो ये बच्चे में 18 से 24 माह में आता है। ठीक है,
बाकी उतना डिटेल से बताने की ज़रूरत नहीं है, सब हम बता चुके हैं। रक्ताल्पता क्या होता है तो आप लोग जानते हैं कि 6 माह से 6 वर्ष की आयु में 11 mg/dl तथा 6 से 14 माह में 12 mg/dl से कम हीमोग्लोबिन स्तर श्रेणी में एनीमिया आता है। ठीक है, 11 कितने 6 वर्ष तक और 6 से 14 वर्ष तक 12 gmdl। ठीक है, ये हो गया। अब रक्ताल्पता के कारण क्या होता है देख लीजिए, अपर्याप्त आयरन का उपयोग, अवशोष में विकार, ठीक है, रक्त हानि, ठीक है, उसके बाद जन्म के समय अपर्याप्त आयरन भंडार, हीमोग्लोबिन निर्माण में बाधा, आरबीसी का अधिक विनाश, बार बार संक्रमण होना, अस्थि मज्जा में विकार, ये सब जो है आपके क्या होते हैं, एनीमिया होते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब ये भी मैंने आपको बता दिया। एनीमा क्या होता है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ और फर्स्ट ईयर में भी आप लोग पढ़े होंगे, तो एनीमा अगर पूछेगा तो लिख दीजिएगा। ठीक है, फोटोथेरेपी पूछेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 10 नंबर में भी पूछता है, 5 नंबर में भी पूछता है। फोटोथेरेपी जो होता है देख लीजिए यहाँ पे अधिक बिलिरुबिन के उपस्थिति के कारण जो है ये किया जाता है। उपयोग कब किया जाता है तो सीरम बिलिरुबिन की मात्रा 15 mg/dl से अधिक एवं अपरिपक्व में 10 mg/dl से अधिक होता है तो फोटोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, प्रक्रिया देख लीजिए, प्रक्रिया वही होता है, समय पहले बता चुका हूँ। और इसका दुष्प्रभाव क्या क्या हो सकता है देख सकते हैं। और ये सब जो है नर्स की जिम्मेदारियाँ, एक क्या होता है, इंक्यूबेटर एक पात्र होता है जिसमें आवश्यक तापक्रम बनाया जाता है। ठीक है, चलिए ये हो गया। प्री मैच्योर बेबी क्या होता है तो जो बच्चा 37 सप्ताह से पहले हो जाता है, पूर्ण 37 सप्ताह पूर्ण होने से पहले ही जन्म ले लेता है तो प्री मैच्योर बेबी होती है। कारण इसका देख लीजिए, अज्ञात कारण और गर्भ में संबंधित कारण हो सकता है। ठीक है, और माता से संबंधित कारण हो सकता है, तो ये सब कारण है। लक्षण में जो है यही सब देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है जटिलता क्या क्या हो सकता है। जन्म के तुरंत देखभाल क्या करना चाहिए, वातावरण का श्वसन का, ऑक्सीजन देना और औषधि देना, ये सब जो है देखभाल है। लो बर्थ वेट बेबी क्या होता है तो जिसका वजन जो है आपके 1500 से 2500 ग्राम तक होता है, लो बर्थ वेट भी कहलाता है। ठीक है, बहुत कम वजन वाला होता है जिसका 1500 से भी यानी 1.5 किलो से भी कम वजन होता है तो वो बहुत कम वजन वाला यानी वेरी लो बर्थ वेट बेबी होता है। ठीक है, बाकी कारण लक्षण सब जो है पहले ही लिखा होगा। केएमसी कंगारू मदर केयर क्या होता है आप लोग को पता है, इसे स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट भी कहते हैं। डायरिया क्या होता है तो आप लोग को पता है कब्ज के विपरीत होता है, कब्ज में जहाँ मल नहीं निकल पाता है तो डायरिया में मल एकदम बिल्कुल पानी जैसे पतला और जो है निकलता है, जिसके साथ बहुत ज़्यादा तरल निकलता है तो शरीर में जो है डिहाइड्रेशन हो जाता है, जिससे शरीर में, जिसे हम लोग अतिसार कहते हैं। ठीक है, अतिसार वायरस, जीवाणु और वर्म इन्फेक्शन से भी हो सकता है जो कि आपके यहाँ पे दिया गया। अतिसार रोटा वायरस, एंट्रोवायरस, इन्फ्लुएंजा, मिजल्स से भी हो सकता है। और बैक्टीरिया की बात करें तो ई कोलू, सिगरेला, सोलमेनेला, स्टेफिलोकोकस। ठीक है, और बाकी देख सकते हैं आंतरिक संक्रमण, भोजन विषाक्तता, ये सब बच्चे में हो सकता है। पुनर्निर्जलीकरण, रिहाइड्रेशन करके बचाया जा सकता है। ठीक है, बहुत सारे कारण हैं जिससे बच्चे को। मुख पाक क्या होता है दोस्तों, मुख पाक कैंडिडा अब्रिकेंस के द्वारा होता है। अगर बच्चे 3 से 4 दिन के बाद भोजन ले रहा है, पोषण कर रहा है, जन्म के 3 से 4 दिन बाद पोषण कर रहा है, लेकिन अचानक से वो पोषण को जो है छोड़ दिया है या पोषण लेने के प्रति अरुचि प्रकट कर रहा है शिशु, तो समझ जाइए कि कहीं ना कहीं उसके मुख में प्रॉब्लम है और मुख पाक हो सकता है कारण। बाकी मुख पाक मतलब मुंह में छाला जैसे पड़ जाना। उपचार इसका होता है कि निस्टैटिन क्रीम लगाई जाती है और पूरे शरीर में होने पर आईवी मार्ग द्वारा एमोप्टेरेसिन दिया जाता है। ठीक है, चलिए ये हो गया एमोपाक। ऑप्थेल्मिया न्यूरोनेंट्रम क्या होता है तो यह आँख का रोग है जिसमें गोनेरिया नाइसीरियाई के कारण यह होता है, नाइसीरियाई गोनेराई के कारण होता है। साथ ही बच्चे में 21 दिन के भीतर अगर आँख से कोई भी पस मवाद वाला अगर तरल आता है, निकलता है, तो वही जो है ऑप्थेल्मिया न्यूरोनेंट्रम होता है, जहाँ पे आँख लाल और सूझा सूझा हो जाता है, पानी आने लगता है। जीवाणु कारण हो सकता है इकोली, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, बैसिलस प्रोट्यूस, नाइसीरियाई गोनेराई और क्लेमेडिया ट्रेकोमैटिस। ठीक है, बाकी उपचार के लिए जो है स्वेब भी किया जाता है, स्वेब कल्चर, एंटीबायोटिक जो है जांच किया जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका। अब यहाँ पे बता दिए हम लोग। अब हम लोग चलते हैं हाइपर बिलिरुबिनिया, या इसी को हम लोग नवजात शिशु के पीलिया कमला कहते हैं। ठीक है, चलिए देख लीजिए, जब शरीर में बहुत ज़्यादा बिलिरुबिन की मात्रा बन जाता है, इकट्ठा हो जाता है, तो वह चिपक जाता है स्किन पर। अब ऐसे में वो जो है क्या हो जाता है, नवजात शिशु के बिलिरुबिनिया हो जाता है। तो होगा तो क्या क्या होगा आप लोग को पता है, देख लीजिए क्या क्या चीज़ें होता है यहाँ पे पता है। प्रबंध में प्रकाशीय चिकित्सा, ड्रग थेरेपी और प्रति ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, समझ गए। चलिए, मिजल्स क्या है, खसरा क्या है तो खसरा एक जो है संक्रामक रोग है जो सर्वप्रथम ऊपरी श्वसन को प्रभावित करता है। इसका रोग कारक पैरामाइक्सिको वायरस होता है। यह रोग मुख्यतः छोटे बच्चों में होता है। यह ड्रॉपलेट संक्रमण से भी फैलता है। इसका जो है खसरे का उद्भवन अवधि 10 से 14 दिन होता है और 2 से 5 वर्ष वाले बच्चे को प्रभावित करता है अधिक। ठीक है,
साथ ही यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों माध्यम से पैरामेक्सिको वायरस से फैलता है। ठीक है, लक्षण क्या होता है? तो इसका एक लक्षण होता है प्रोमोडर्मल स्टेज, पूर्वावस्था, एक विस्फोटक अवस्था होता है और एक आपका पूर्ण लाभ अवस्था होता है। मतलब एक पूर्व लक्षण अवस्था, एक होता है विस्फोटक अवस्था और एक होता है आपका क्या चीज़, पूर्वा लाभ अवस्था। ओके, उपचार क्या है? तो मीजल्स के लिए जो है आपके एंटीपायरेटिक, एंटीएमेटिक, एनाल्जेसिक लक्षण के लिए, साथ ही हेमोग्लोबिन एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, संक्रमण से बचाया जाता है, तरल अधिक, रोकथाम में वही सब चीज़ें हैं, टीका दिया जाएगा MMR का, बच्चे को अलग रखा जाएगा, मास्क पहनने को बोला जाएगा, नर्सिंग प्रबंध लिख लीजिएगा। ठीक है, मम्प्स क्या है? तो मम्प्स भी जो है आपको पैरामेक्सिको वायरस के कारण ही होता है, जिसमें जो है पैरोटिड जो लार ग्रंथि है इसका संक्रमण और प्रदाह जो है कर्णपूर्ण ग्रंथि शोथ या गलसुआ कहते हैं। ठीक है, समझ गए? उद्भवन अवधि इसका 14 से 25 दिन होता है, औसतन 18 दिन होती है गलसुआ का उद्भवन अवधि। ठीक है, 2 से 12 वर्ष में अधिक होता है। देख सकते हैं यही आपका गलसुआ है जो पैरोटिड ग्लैंड के जो है होता है। अब इसके होने से जो है शरीर में पेशिया में दर्द, सिर दर्द, पैरोटिड, ठंड लगना, ठीक है, ये सब होता है। बाकी आप लोग देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, चलिए ये हो गया। टिटनेस क्या होता है? टिटनेस पता है कि टिटनेस एक जो है आपका जीवाणुजन्य संक्रामक रोग है जिसमें मुख्यतः तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है। ठीक है, इसका उद्भवन अवधि 2 से 21 दिन होता है। ठीक है, और उसके बाद जो है चिकित्सीय लक्षण में देख सकते हैं कि जब आपका तंत्रिकीय प्रॉब्लम होगा, और यह होता किसके कारण है? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के कारण, याद रखिएगा जीवाणु। बाकी ये सब पढ़ा चुके हैं। लक्षण क्या होता है, क्या क्या होता है। उपचार में ATS इंजेक्शन दिया जाता है, एंटीबायोटिक IV फ्लूइड दिया जाता है, रोकथाम में DPT और TT का बूस्टर डोज और साथ में DPT वैक्सीन इम्यूनाइज करना चाहिए। ठीक है, चलिए हैजा क्या होता है? हैजा वेबरियो कोलेरा के कारण होता है। इसका उद्भवन अवधि कोई निश्चित नहीं होता है। यह जो है एक्यूट गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल संक्रमण होने से अत्यधिक दस्त एवं उल्टी होने से गंभीर निर्जलीकरण हो जाता है। मतलब डायरिया और हैजा में दोनों में जो है क्या होता है? निर्जलीकरण ही ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हो गया। चिकन पॉक्स छोटी माता क्या होता है? जो छोटी माता वेरिसोला जोस्टर के कारण होता है जीवाणु। ठीक है, और यह जो है छोटी माता का रोग कारक जैसे यह जो है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ड्रॉपलेट और फोमिटाइज द्वारा फैलता है। प्रभावित आयु 2 से 8 वर्ष में अधिक होता है। उद्भवन 14 से 21 दिन, कई बार इसे 13 से 17 दिन भी जो है माना जाता है। ठीक है, चलिए जितना भी संक्रमण है सबके ऑब्जेक्टिव में उद्भवन अवधि पूछ सकता है। ठीक है, डेंगू क्या होता है? आप लोगों को पता होना चाहिए। डेंगू एडिस एजिप्टाई के कारण होता है। ठीक है, डेंगू एडिस एजिप्टाई के कारण होता है। ठीक है, उसके बाद जो है देख लीजिए, डेंगू जो होता है RNA प्रकार के वायरस से होता है, जो उससे मच्छर का प्रजातियाँ है एडिस एजिप्टाई, इसके कारण जो है होता है। इसका लक्षण देख सकते हैं। लक्षण में डेंगू बुखार होता है, रक्तस्रावी बुखार होता है और शॉक सिंड्रोम होता है। ठीक है, तेज बुखार में देख सकते हैं क्या क्या हो सकता है, और डेंगू रक्तस्रावी बुखार में क्या क्या होता है। ठीक है, देख सकते हैं रक्त आएगा, और डेंगू शॉक सिंड्रोम में क्या क्या होगा देख लीजिए। निदान क्या है? तो यहाँ पे जांच दिया गया है। बाकी आप इसका इलाज कर सकते हैं, डेंगू वाले का इलाज कर सकते हैं। पैरासीटामोल, एनाल्जेसिक, एस्प्रिन नहीं देनी चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट देनी चाहिए। ठीक है, ब्लड और प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन किया जाना चाहिए, और बालक को एंटी हेमरेज ड्रग देना चाहिए। ठीक है, चलिए बाल शोषण चाइल्ड एब्यूज क्या है? तो चाइल्ड एब्यूज लिख दीजिएगा कि बच्चे, अभिभावक, माता पिता, रिश्तेदार या अन्य किसी अन्य व्यक्तियों द्वारा बच्चे के शारीरिक, लैंगिक, भावनात्मक तथा मानसिक विकास के लिए दुर्व्यवहार करना बाल शोषण, बाल प्रताड़ना कहलाता है। कारण देख सकते हैं सामने है, और शोषण के चेतावनी चिन्ह लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए शोषित बच्चों में प्रवृत्तियाँ, ठीक है, देख लीजिए, और प्रबंधकीय कार्य। ठीक है, बिस्तर गिरना, या इसी को हम लोग बेड वेटिंग या यूनिरेसिस कहते हैं। ठीक है, देख लीजिए बेड वेटिंग क्या होता है? 5 वर्ष की आयु से अधिक बच्चे के अगर बिस्तर गीला करते हैं तो उसे स्यामूत्रण या बिस्तर गीला कहते हैं। ठीक है, यह बच्चों में पाई जाने वाली समान समस्या है। जो कारण क्या हो सकता है आपके सामने है? पाचन सही से नहीं होना, सोते समय अधिक तरल पदार्थ पीना, मधुमेह, मूत्र संक्रमण, अपर्याप्त टॉयलेट ट्रेनिंग। ठीक है, प्रबंध आप लोग कर सकते हैं। सोमनाम्बुलिज्म, नींद में चलना होता है। नींद में चलने से क्या क्या होता है देख लीजिए। ठीक है, चलिए प्रोटीन ऊर्जा PEM क्या होता है? PEM क्या होता है? तो यह 2 प्रकार के क्वास्कियोर और सूखा रोग यानी मरासमस से होता है, और इसमें जो है प्रोटीन एनर्जी की कमी से होता है। ठीक है, मरासमस बता चुके हैं अभी कुछ दिन पहले ही, क्वास्कियोर भी बता चुके हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया। मृदा पक्षन पाइका क्या कहते हैं? तो पाइका होता है जब अप्राकृतिक भोजन करने का रुचि बढ़ता है, जैसे मिट्टी, चौक, साबुन, क्रेयॉन्स आदि को खाने को आदत को पाइका या जियोफेजिया कहते हैं। ठीक है, मृदा पाइका भक्षण। ठीक है ना, जिसमें देखते होइएगा कि बच्चे सब जो है राख, चौक, डस्टर, ये सब जो है बच्चे खाता है। ठीक है, मिट्टी, तो यही जो है पाइका होता है, जो अप्राकृतिक होता है, क्योंकि प्राकृतिक रूप से ये सब चीज़ बनाया थोड़ी ना गया है खाने के लिए, और उस चीज़ को अगर बच्चा भक्षण कर रहा है तो मतलब पाइका है। ठीक है, समझ गए? चलिए
ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में, ठीक है। बाल अपराध क्या होता है? तो बच्चे के द्वारा 18 वर्ष से छोटे बच्चों द्वारा सामाजिक या कानूनी अपराध अथवा गलत व्यवहार बाल अपराध कहलाता है, ठीक है। जैसे हत्या जैसे अजघन्य अपराध में उम्र की सीमा 16 वर्ष है, अर्थात 16 से 18 वर्ष के बच्चों को वयस्क मानकर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका। अब उसके बाद मैं आता हूँ एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा यह खाने से संबंधित है जो शरीर के वजन के बने रहने का प्रतिषेध करता है तथा गंभीर वजन क्षय द्वारा पहचाना जाता है, ठीक है। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा खाने से संबंधित समस्या है, समझ गए। चलिए, जन्मजात विकार क्या होता है? आपका इससे लिस्ट पूछ सकता है और इसका कारण तो देख लीजिए। शिशु में जन्म के समय से ही उत्पन्न रहने वाली समस्या को जन्मजात विकृति या जन्मजात विकार कहते हैं। जन्मजात विकार देख लीजिए, स्पाइना बाइफिरा है, क्लेफ्ट पैलेट है, क्लेफ्ट लिप है, हाइपोस्पेडियासिस है, क्लब फिट और हैंड्स है, अच्छिद्रित गुहा, जल शीर्ष, हाइड्रोसेफरस, पाइलोरिक स्टोनोसिस, ठीक है, पाइलोरिक मस्तिष्काघात, सेरेब्रम पाल्सी, ठीक है, मूत्राशय का बहिर्वेद परिवर्तन, एक्स्ट्रोफी ऑफ ब्लेडर, डाउन सिंड्रोम, वेंट्रिकुलर सेप्टर डिफेक्टेड, VSD। तो ये सब जो है आपके जन्मजात रोग होता है, ठीक है। चलिए, स्पाइना बाइफिरा क्या होता है? देख लीजिए, स्पाइना बाइफिरा क्या होता है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ज़्यादातर लंबर या लैम्बोसेक्रल क्षेत्र में यह अधिक पाया जाता है, जो एक जो है पुटिका, एक जो है ट्यूमर के रूप में जो है आपके बाहर स्पाइन से लेकर मेनिंजिस तक जो है बाहर निकल जाता है। पीठ के एरिया में एक उभार आ जाता है जिसमें CSF के साथ साथ में आपको मेनिंजिस भी होता है और स्पाइनल भी होता है, ठीक है। देख लीजिए, पहला होता है आपका स्पाइना बाइफिरा ओकल्टा, मेनिंजोसेल और मेनिंजोमायोसेले, ठीक है। क्या होता है? स्पाइना बाइफिरा अप्रकट द्विखंडीय मेरुदंड, मतलब इसमें कंप्लीट प्रकट नहीं होता है, उभार हल्का सा प्लेन रहता है, ठीक है। मेनिंजोसेल होता है जिसमें मेनिंजिस बाहर आता है। मेनिंजोमाइसेलो है जिसमें संपूर्ण जो है मेनिंजिस के साथ साथ स्पाइनल कॉर्ड और CSF सब बाहर आ जाता है और ये बहुत ज़्यादा उभार आ जाता है, ठीक है। चलिए, तीनों पढ़ लिए। ट्रीटमेंट क्या होता है? तो ट्रीटमेंट जन्म के बाद जल्दी ठीक संभव हो तो सेल की द्वारा ठीक करते हैं, इसे लेमनिक्टोमी कहते हैं। इसे शीघ्र सेल क्रिया निम्न कारण जो है होती है, ठीक है। चलिए, ये हो गया। रोकथाम कैसे करेंगे? तो ये सब चीज़ें हैं, देख लीजिए। CSF क्या होता है? देख लीजिए यहाँ CSF क्या होता है आपके सामने में है, देख लीजिए। CSF का मतलब होता है, CSF हाइड्रोसेफलस होता है। हाइड्रोसेफलस का मतलब होता है कि मस्तिष्क में पानी भर जाना। एक होता है सेफ्लोहेमाटोमा। सेफ्लोहेमाटोमा का मतलब होता है कि रक्त का इकट्ठा हो जाना मस्तिष्क में, ठीक है। दोनों का कंडीशन सेम होता है, बस सेफ्लोहेमाटोमा में रक्त का इकट्ठा होगा और हाइड्रोसेफलस में जल भरता है, ठीक है। देख लीजिए, यहाँ पे CSF इकट्ठा हो जाता है और ये कब होता है? जब CSF का अवशोषण जो है असंतुलन हो जाएगा और निर्माण कंटिन्यू होगा, तो ऐसे में तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो यही जो चीज़ें हैं वह एक उभार के रूप में दिखाई देने लगता है। लक्षण क्या होगा? सिर का बड़ा होना, सीवन रेखा सिचुअर दूर होना, कपाल पर सिरा उभरी हुई दिखाई देना, मतलब भेंस दिखाई देना, उभरा हुआ अग्र फ्रंटल, ठीक है ना। तो ये सब होता है, ठीक है। बाकी देख लीजिए लक्षण ये सब जो है और सारी चीज़ें हो सकता है। निदान क्या होगा? देखिए यहाँ पे उपचार इंट्राक्रैनियल प्रेशर को कम करने हेतु मेनिनटॉल और फ्रूसेमाइड देते हैं जो एंटी डायरेटिक होता है। सर्जरी किया जाता है वेंट्रिकुलोस्टोमी या क्रोवाइड प्लेक्सोटोमी। लंबर पंक्चर से CSF निकाला जाता है और संटिंग किया जाता है जिसमें ब्रेन का पानी जो है पेट में या कहीं और छोड़ा जाता है संटिंग के द्वारा, ठीक है। चलिए, सेल क्रिया क्या होता है? सेल क्रिया में देख सकते हैं, ऊपर बता दिए हैं कि सेल क्रिया में वेंट्रिकुलोस्टोमी होगा या क्रोवाइड प्लेक्सोटोमी होता है, ठीक है। चलिए, सेल क्रिया में देखभाल आप करेंगे। बीदर ओस्ट और बीदर खंड तालु क्या होता है? दोनों के बारे में है। ओट का कट जाना और तालु का कटना जो है होता है, ठीक है। देख लीजिए, यह जो है आपको बीदर ओस्ट और खंड तालु हो गया। इसका कारण देख लीजिए क्या क्या होगा, चूंकि यह जन्मजात रोग है, यही ना है, देख लीजिए सब आपके सामने लिखा गया है। सर्जिकल देखभाल होता है इसमें मुख्यतः, जिसमें सर्जरी करके और ठीक किया जाता है। मेनिंजाइटिस क्या होता है? तो जो मस्तिष्क और जो ब्रेन में जो ढकने वाली जो झिल्ली है मेनिंजिस है, उसमें सूजन या प्रदाह होना, इन्फ्लामेशन ही जो है मेनिंजाइटिस या मस्तिष्क का आवरण शोथ कहलाता है। यह बच्चों की तीव्र व घातक बीमारी है जिसे पीडियाट्रिक इमरजेंसी की तरह माना जाता है, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे आपके सामने में है ई कोली स्ट्रेप्टोकोकस ग्रुप B, ठीक है ना। जन्म से 2 माह तक, उसके बाद 2 माह से 3 वर्ष तक है हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, नाइसीरियाई मेनिंजाइटिस, ठीक है। 3 से 16 वर्ष में स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, नाइसीरियाई मेनिंजाइटिस, ठीक है।
बाकी लक्षण क्या क्या होता है देख लीजिए, आपके सामने में है। ब्रेन में प्रॉब्लम होगा तो क्या क्या हो सकता है देखिए। उपचार CSF जो है के अनुसार 10 दिन तक एंटीबायोटिक देते हैं, बढ़े हुए मेनिटोल देते हैं। ICP बढ़ने पर ऐंठन के लिए एंटी कन्वल्सेंट दवाइयाँ फिनोबिरटोन, डाइजापाम, फेनिटोन, सोडियम दिया जाता है। ठीक है, चलिए आपके सामने में है ओसोफोजियल एस्ट्रेसिया क्या होता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसमें 5 कंडीशन होता है, जिसमें ऊपर वाला जो है वो आहार नाल जो होता है, इसोफेगस जो होता है वह जो है श्वसन एक अलग होता है, और एक आहार पेट वाला नली से, इससे श्वसन भी इसमें आया हुआ है, आहार है, तो ये ऊपर वाला अलग हो जाएगा। तो दोनों अलग, एक कंडीशन तीनों अलग होगा, एक में इससे ये जुड़ जाएगा, इससे ये जुड़ जाएगा, एक में एक ही जुटेगा, ये ऊपर वाला अलग रहेगा। तो ये 5 कंडीशन में आपको पहले ओसोफोजियल एस्ट्रेसिया बता चुका हूँ। बाकी इसमें जो नर्सिंग प्रबंध होगा देखिए सामने में है। शैल क्रिया इसमें होता है, शैल क्रिया के द्वारा जो है ठीक किया जाता है। उपचार में देख लीजिए यहाँ पे स्पष्ट दिया गया है कि गैस्ट्रोकोटोमी करना ताकि पेट का दबाव कम पड़े। ठीक है, उसके बाद जो है बच्चे को जो है और सारा जो है संप ड्रेन किया जाता है। ठीक है, कि ऊपर के जो ओसोफेगल है उससे द्रव को निकाला जा सके। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका पाइलोरिक स्टेनोसिस। पाइलोरिक संकुचन क्या होता है, तो जो पाइलोरिक स्टेनोसिस है अमाशय के पाइलोरिक मार्ग एंड ऑफ स्टोमेक, मतलब पेट के जो अंतिम भाग है समाप्त होने वाला, उस पर जो पाइलोरिक मार्ग होता है, उस वृत्ताकार मार्ग, उसमें जो है अत्यधिक जो है उसके मसल्स को, पेशिया का वृद्धि होना और बढ़ना जो है ये पाइलोरिक स्टेनोसिस कहलाता है। ठीक है, इसके कारण जो है होता है कि संकुचन होता है, जिसके कारण डिवडेनम में पेट से भोजन नहीं जा पाता है, और फलता स्तनपान या भोजन के बाद शिशु को उल्टी हो जाती है, जो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। उल्टियाँ तीव्र वेग से प्रोजेक्टाइल रूप में होता है। तो ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि किसमें प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग होता है, तो पाइलोरिक स्टेनोसिस में। बाकी देख सकते हैं कि जो भोजन आपके पेट से आंत में नहीं जा पाएगा तो क्या क्या हो सकता है देख लीजिए। यही आपका पेट है, पेट का ये अंतिम भाग यही वृत्ताकार है, और यहीं पर स्टेनोसिस हो जा रहा है, जो कि ये डिवडेनम है, और यहाँ पे स्टेनोसिस हो गया है। ठीक है, तो यही जो है आपका पाइलोरिक स्टेनोसिस है। समझ गए। उपचार क्या है, तो उपचार में जो है इसका क्या किया जाता है देख लीजिए कि उल्टी अंतर्ग्रहण IV फ्लूइड देते हैं। शैल क्रिया इसमें वृत्ताकार पेशी का इस प्रकार छेद करते हैं जिससे रास्ता चौड़ा हो जाता है। शैल क्रिया का परिणाम मिलने पर बालक को 48 घंटे के दौरान छुट्टी की जाती है। इस सर्जरी को फ्रेडेट रेमस्टेड पाइलोरोमायोटोमी कहते हैं। ठीक है, पाइलोरोमायोटोमी कहते हैं, जिसमें जो वृत्ताकार पेशी होता है उसमें छिद्र करके सही किया जाता है। ठीक है, ये हो गया शिशु प्रबंध। आप लोग क्या क्या करेंगे देख लीजिएगा। बाकी VSD क्या होता है, VSD वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्टेड। तो दोस्तों यह जो है ये दोनों नीले मतलब क्या, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्टेड, दोनों नीलियों के मध्य भित्ति में असमान छिद्र द्वारा होता है। ठीक है, देख लीजिए यही आपका छिद्र है, यहीं पर ये वाला, ठीक है ना, देख लीजिए यही वाला छिद्र है। ठीक है, जिसके कारण दोनों वेंट्रिकुलर में छिद्र होता है पेशीय नीले भित्ति में, जिसके कारण जो है विभिन्न प्रकार के क्या होता है प्रॉब्लम होता है। ठीक है, देख लीजिए लक्षण यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, चलिए हो गया। अब निदान क्या होता है, उपचार क्या है, तो उपचार जो है 40 से 50% मामले में 1 से 2 वर्ष की उम्र तक विकार अपने आप ठीक हो जाते हैं। ठीक है, अगर शैल क्रिया नहीं करते हैं, अतः समान क्रिया के लिए शैल क्रिया नहीं करते हैं, बार बार होने वाले संक्रमणों की जो है उपचार करते हैं। ठीक है, गंभीर पास विधि जो है, अधिक गंभीर मामले में बाईपास विधि द्वारा ओपन हार्ट सर्जरी करके छिद्र को डैक्रॉन पैच से ठीक करते हैं। ठीक है, तो यही जो है आपका ओपन हार्ट सर्जरी किया जाता है अगर यह छिद्र बंद नहीं होता है 1 से 2 वर्ष में। तो ठीक है, ये हो गया आपका VSD हो गया, VSD पढ़ा दिए। जन्मजात मुखदरपाद क्या होता है, क्लब फुट क्या होता है, आप लोग को पता होना चाहिए कि पैर देखते होइएगा कि जन्म से समय किसी बच्चे का पैर का जो खिल्ली होता है वहाँ से मुड़ा हुआ होता है या पैर टेढ़ा रहता है। ठीक है, यही क्लब फुट होता है। यह जो है एक समान व्यक्ति है जिसमें पैर मुड़ा हुआ या भिन्न आकृति का होता है, यह जन्मजात होता है। ठीक है, और यह जो है किस कारण होता है आपके सामने में है। प्रबंध किया जाता है सीरियल कास्टिंग के द्वारा, मतलब प्लास्टर लगाकर सीधा करके जो है कुछ दिन तक प्लास्टर रखा जाता है। ठीक है, शैल क्रिया किया जाता है, करेक्शन किया जाता है, और विशेष प्रकार के जूते दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए TOF क्या है, टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट क्या होता है, तो देखिए टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट जो होता है उसमें हृदय में एक साथ 4 जो है विकार उत्पन्न होता है, इसे टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट कहते हैं। ठीक है, यह देह नीलता रोग CHD साइनोटिक हार्ट डिजीज का सर्वमान्य प्रकार है। इसे निम्न 4 सामान्य होती है, एक पल्मोनरी स्टेनोसिस होता है, एक वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्टेड होता है, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होता है, और डेक्स्ट्रा पोजिशन ऑफ ऑर्टोरा होता है। समझ गए। चलिए बाकी निदान क्या क्या होता है, इसमें भी सर्जिकल प्रक्रिया होता है। अगर बच्चा सर्जिकल प्रबंध में जो है उपशामक पेलिएटिव सर्जरी की जाती है, 5 से 6 वर्षों की उम्र में अस्थायी शल्योपचार की जाती है। ठीक है, चलिए उसके बाद उपशामक सर्जरी यहाँ पे होता है, और संपूर्ण सर्जरी 5 से 6 वर्ष में जो है ये होता है जब स्किन बच्चे का आ जाता है। तो ठीक है, चलिए ये हो गया।
नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या होता है? तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम किडनी का रोग है जिसमें निम्न लक्षण होते हैं जैसे प्रोटीनूरिया, हाइपोमिलीरिया और हाइपोक्लोएस्ट्रोनिमिया। ठीक है, ये सब आपके होते हैं। ओके, चलिए बाकी किडनी में प्रॉब्लम होगा तो क्या क्या होगा आप लोग देख लीजिए, सामने दिया गया है। तीव्र वृक्कशोथ क्या होता है? दोस्तों तीव्र वृक्कशोथ जो होता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या होता है? तो ग्लोमेरुलाई का पर्दा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहलाता है। इसमें गुर्दे की संयोजी ऊतक, ट्यूब, एपिथेलियम, रक्तवाहिनी आदि सभी प्रभावित होते हैं। इससे गुर्दे का पर्दा भी करते हैं। उत्पत्ति अचानक होती है। यह स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के 2 से 3 सप्ताह बाद होता है। इसमें संक्रमण एवं तीव्र पर्दा अनैदानिक होती है तथा तीव्र पर्दा की स्थिति है। ठीक है, चलिए ग्रुप ए हेमोलाइटिका स्ट्रेप्टोकोकस के कारण होता है। इम्यूनोलॉजिकल ऑटो इम्यून प्रतिक्रिया, श्वसन से संबंधित प्रॉब्लम, त्वचा से संबंधित प्रॉब्लम, विभिन्न प्रकार की चीज़ें होता है। ठीक है, नर्सिंग प्रबंध में देखिए किसी को अगर प्रॉब्लम होगा तो निमोनिया क्या होता है? तो जो फेफड़ा के बाहरी परत पेरेन्काइमा होता है उसमें पर्दा और संक्रमण होना निमोनिया कहलाता है। किसी को फेफड़ा में प्रॉब्लम होगा, इन्फेक्शन होगा तो क्या क्या हो सकता है देख लीजिए। जैसे बैक्टीरिया के कारण होगा डिप्लोकोकस निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। वायरस के कारण होगा साइटोमेगला वायरस, एडिनो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, परामिक्सको वायरस। ठीक है, कवक कैंडिडा के कारण जो है होता है, बाकी और सारे संक्रमण हो सकता है। ठीक है, समझ गए। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिएगा आप लोग नर्सिंग प्रबंध देखिए। आंतरीय अवरोध क्या होता है देख लीजिए। आंतरीय अवरोध का मतलब होता है कि यह एक असामान्य जो है स्थिति है जिसमें आंतरीय मार्ग आंशिक या पूर्णतः बंद हो जाता है एवं पाचन पदार्थ प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है। ठीक है, तो यही जो है आपका आंतरीय अवरोध होता है। बड़ी आंत में संक्रमण, हर्निया, ठीक है, मोटा पदार्थ निकलना, कैंसर, इंटेस्टाइनल स्टेनोसिस, पेरिटोनियम में पर्दा, आंत के एक भाग से दूसरे भाग में प्रवेश करना। बाकी लक्षण देख सकते हैं। जब प्रॉब्लम होगा, भोजन आपके आंत में नहीं जा पाएगा, पचे हुए पदार्थ नहीं जा पाएगा तो क्या क्या होगा देख लीजिए। ठीक है, चलिए सर्जिकल प्रबंध में आपको इसके सर्जरी में जो है जो भी अवरुद्ध पार्ट है उसको जो है हटाकर शेष भाग को जो है जोड़ दिया जाता है। उसके बाद एलियोस्टोमी और कोलोस्टोमी भी की जाती है। ठीक है, समझ गए। नर्सिंग प्रबंध लिखिएगा यहाँ पे। हर्षपंज डीजे क्या होता है? तो हर्षप्रंग डीजे जो होता है एक प्रकार का नाभिकीय अवरोध है। यह बृहदांत के दूरवर्ती डायरेक्लोन में जो है आपका होता है। ठीक है, यह जो है आपके उपश्रीय पेशीय तंत्रिकाओं में यह जो है गैल्गिकियोन के आंतरीय अवरोध है। इस जन्मजात को एंगिक्लियोन मेगाकोलोन भी कहते हैं। ठीक है, हर्षप्रंग को एंगिक्लियोनिक मेगाकोलोन भी कहते हैं। ओके, चलिए ये जो है नॉर्मली एक प्रकार का हर्षप्रंग डीजे जो होता है यह जो डिस्टल कोलोन होता है उसमें जो है अवरोध के कारण होता है। ठीक है, समझ गए। चलिए अब मैं आपको यहाँ पे बता दिया। अब चलता हूँ नेक्स्ट में। एपेंडिसाइटिस क्या होता है? तो जो देखिए बड़ी आंत और छोटी आंत के मध्य जो आपका संयोजक स्थल है वहाँ का जो वर्मीफोर अपेंडिक्स है, ठीक है, वहाँ वर्मीफोर अपेंडिक्स में जो है सूजन, इन्फ्लामेशन होना ही जो है क्या कहलाता है आपका एपेंडिसाइटिस कहलाता है। यह 5 से अधिक आयु में बच्चों में होता है। इससे कम में नहीं होता है एपेंडिसाइटिस। बाकी दे सकते हैं कारण कठोर मल फंस जाने के कारण, ठीक है, लिम्फोइड हाइपरप्लेसिया और ट्यूमर हो सकता है। ठीक है, कारण। अब लाभ देख लीजिए इसका लक्षण क्या है। लक्षण देख सकते हैं कि नाभि के चारों ओर पेट में दर्द होगा, दाएं निचले चतुर्थांश में दर्द होगा, ठीक है, जी में चलना व वमन, भूख न लगना, कब्ज होगा और हल्का बुखार होगा। ठीक है, उपचार क्या है देख लीजिए। उपचार में निदान हो जाने के बाद 24 से 48 घंटे के अंदर शल्य क्रिया द्वारा अपेंडिक्स को निकाल दिया जाता है जिसे अपेंडेक्टोमी कहता है। और हमारे शरीर में अपेंडिक्स का कोई वैल्यू भी उतना नहीं होता है। ठीक है, अपेंडेक्टोमी का आपसे जो है डिटेल में पूछेगा तो लिख दीजिएगा। बाकी अल्सराइटिव कोलाइटिस क्या होता है देख लीजिए। यह आंत्रशोथ युक्त व्याधि है जिसमें कोलेन से लेकर रेक्टम तक जो है क्या होता है कि छाला पड़ जाता है। ठीक है, जिससे रक्तस्राव और कोलोन में सूजन होने लगता है। ठीक है, जैसे जो बड़ी आंत का जो कोलोन होता है ना वह कोलोन से लेकर रेक्टम मलाशय तक जो है यह प्रभावित हो सकता है और इसमें जो है अल्सर यानी छाला पड़ सकता है कोलोन में। ठीक है ना, मतलब बड़ी आंत में। ठीक है, और ये जो है व्यक्ति को एडिमा और सूजन हो जाता है, रक्तस्राव होता है। ठीक है, बाकी प्रबंध क्या क्या होता है देख लीजिए। यहाँ पे प्रबंध में जो है दवाई वगैरह दिया जाता है, फॉलिक एसिड दिया जाता है। ठीक है, और कोलेक्टोमी भी किया जाता है। क्या किया जाता है? कोलेक्टोमी भी किया जाता है। कोलेक्टोमी भी किया जाता है पेशेंट को। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका। उदर गुहा व्याधि एवं सीलियक डिजीज क्या है? उदर गुहा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए यह ऊपरी छोटी आंत की एक इम्यून मेडिएटेड, ये सब उतना महत्वपूर्ण नहीं है। कृमि वर्म क्या है? आप लोग को पता है कि कृमि वर्म गर्म प्रदेश में ज़्यादा होता है। यह जो है पेट में जो है होने वाला व्याधि होता है जो शरीर में विभिन्न प्रकार के समस्या उत्पन्न करता है, जो स्वच्छता और जन स्वास्थ्य के द्वारा इसे रोका जा सकता है। ठीक है, अब देखिए ये जो है आपके कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, देख लीजिए
कितने प्रकार के होता है आप लोग को मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, हुक वर्म, टेप वर्म और पिन वर्म होता है, ठीक है। तो ये जो है आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा, मैं पहले बना चुका हूँ। और सबके इलाज में मेबेंडाजोल, ठीक है, उसके बाद एल्बेंडाजोल, ठीक है, पिप्रासिन, ये सब दिया जाता है। CCF कंजेस्टिव कार्डियक हार्ट फेलुअर, ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। 2 तरह से होता है, एक होता है आपका दोनों वेंट्रिकुलर जो है राइट और लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलुअर जो है होता है 2 प्रकार से, राइट वेंट्रिकुलर फेलुअर और लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलुअर, ठीक है, दोनों होता है। और इसके होने से विभिन्न प्रकार के जो है समस्या होता है। यह CASF क्या होता है, तो जब शरीर की समान उपापचयी आवश्यकताओं के लिए आवश्यक मात्रा में हृदय का जो पेशियाँ है रक्त भेजने में असफल हो जाता है, तो इस कंडीशन में जो है CCF होता है। इसके फलस्वरूप फेफड़े व शारीरिक तंत्र में रक्त जमा हो जाता है, ठीक है। तो समझ गए कि जो हृदय होता है वह आवश्यक मात्रा में शरीर को रक्त नहीं भेज पाता है, जिसके कारण यह होता है। रक्त कौन भेजता है, वेंट्रिकुलर ही ना। बाकी ये 2 तरह से होता है, मैं आपको बता दिया। एनसेफ्लाइटिस क्या होता है, तो एनसेफ्लाइटिस क्या है, तो मस्तिष्क के पर्दा होना ही एनसेफ्लाइटिस कहलाता है, जिसमें मस्तिष्क के कार्य करने की गति गड़बड़ा जाता है, इसे ही हम लोग एनसेफ्लाइटिस कहते हैं। कारण वायरस में जो है हो सकता है मम्प्स, मिजेला, रूबेला, साइटोमेगला, हर्पीज वायरस हो सकता है। बैक्टीरिया में ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड हो सकता है इसका कारण, अन्य प्रोटोजोआ, कृमि, ये सब भी इसका कारण एनसेफ्लाइटिस का हो सकता है, ठीक है। चलिए उपचार क्या है, तो वायरस जनित एनसेफ्लाइटिस का कोई विशिष्ट उपचार नहीं है। अगर वायरस के कारण ब्रेन में किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम होता है तो उसका कोई उपचार नहीं है, केवल लक्षण का उपचार है, जैसे एंटीबायोटिक, एंटी कन्वल्सेंट, ज्वर रोधी, इंट्राक्रैनियल प्रेशर को कम करने हेतु हाइपरटोनिक सोल्यूशन दिया जाता है। बाकी नर्सिंग हस्तक्षेप होता है, ठीक है। कलमहंसन या सीजर दौरा क्या होता है, तो दौरा एक मस्तिष्क के कार्य करने का अस्थायी व्यवधान है, जिसमें अनैच्छिक रूप से जो वहाँ का पेशी होता है वह मस्तिष्क में कार्य नहीं कर पाता है, और जो है जिससे मस्तिष्क में समस्या होता है और जो है ब्रेन में झटका लगता है, जिससे जो है बच्चे कुछ समय तक बेहोश हो जाता है, और इस दौरान जो है सोचने मनोवृत्ति संबंधी समस्या होती है, ठीक है। कारण वही है इडियोपैथिक अज्ञात कारण, संक्रमण, मेनिंजाइटिस से इंसेफ्लाइटिस, क्योंकि दोनों ब्रेन से ही है, चोट लगना, ऑक्सीजन का कम पहुंचना, उच्च ज्वर भी इस कारण हो सकता है। लक्षण सिंपल पार्शियल सीजर होता है, कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर होता है, अब्सेंट सीजर होता है, टॉनिक क्लोनिक सीजर होता है, और क्लोनिक फेज होता है, और पोस्टिकल फेज होता है, ठीक है। उपचार क्या है, एंटी कन्वल्सेंट दवाइयाँ, इप्सोलिन दिया जाता है। अब असमानताओं जैसे हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपोकैल्सीमिया, इस सब का निचार किया जाता है, ORS दिया जाता है, ठीक है। चलिए बाल मधुमेह, जुवेनाइल डायबिटीज़ क्या है, तो आप लोगों को पता है कि जो बाल मधुमेह वो मधुमेह होता है कि इंसुलिन की मात्रा में कमी होने या इसके प्रभावहीन होने से मधुमेह उत्पन्न होता है। इसमें इंसुलिन कार्बोपेसा के ऊपर विकार उत्पन्न होता है, ग्लूकोज के प्रति असहनीय विकसित हो जाता है, एवं ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है, ग्लूकोज की मात्रा मूत्र में प्रकट होने लगता है। यह जो है 2 टाइप का होता है, और जो पहला टाइप है इंसुलिन डिपेंडेंट, यही बच्चे में होता है, ठीक है। टाइप 2 जो है वयस्कों या बूढ़ों में होता है, समझ गए। अब बाकी डायबिटीज होगा तो क्या क्या लक्षण, क्या क्या कारण होता है पता होना चाहिए। इलाज क्या है, निदान में ब्लड ग्लूकोज टेस्ट होता है। उपचार में चिकित्सक के निर्देशानुसार भोजन और इंसुलिन इंजेक्शन दिए जाते हैं, ठीक है। हाइपोथायराइड में है, देख लीजिए, यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें थायराइड ग्रंथि अपर्याप्त थायराइड हार्मोन का स्राव करती है, जिसमें T4 का उत्पादन अपर्याप्त हो जाता है एवं TSH की कमी हो जाती है, यही हाइपोथायराइड में होता है, ठीक है। अब हाइपोथायराइड में होगा तो लक्षण होगा थकान, आवाज़ भारीपन, बुद्धिमंद, निलंबित यौना आरंभ, ठीक है, और बढ़ा हुआ वजन, कब्ज, शुष्क त्वचा, शुष्क हुआ, ये सब जो है थायराइड फंक्शन टेस्ट TFT, ठीक है, किया जाता है, ओके। चलिए कुशिंग सिंड्रोम क्या होता है, तो जो एड्रिनल ग्लैंड होता है ना, दोनों किडनी के ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड है, उससे जो उसके जो कॉर्टिकल भाग है, उस कॉर्टिकल भाग से जो स्रावित होता है कॉर्टिसोल या ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड, इसके अतिस्रवण से यह सिंड्रोम होता है, ठीक है। कौन स्रावित होता है, ये ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स या कॉर्टिसोल स्रावित होता है, कहाँ से, एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टिकल भाग से, ठीक है। इसमें ट्यूमर होना, ठीक है, कारण ट्यूमर होना, पिट्यूट में ट्यूमर होना, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का अधिक सेवन, पीयूष ग्रंथि का समान कारण, ACTH का अधिक स्रावन, तो ये सब जो है कारण। लक्षण क्या होगा, चेहरे, गर्दन, वक्ष पर वसा जमा हो जाएगा, ठीक है, चंद्रमा जैसा चेहरा दिखेगा, त्वचा पर बैंगनी धारियाँ बनना, हाथ पैर का पतला, इकाई मोसिस, वजन बढ़ना, पीठ पर ऊपर की ओर वसा जमना, ये कुशिंग सिंड्रोम में होता है, ठीक है। बाकी टेस्ट बोन स्कैन, डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट होता है, TLC DLC ग्लूकोज लेवल, प्लाज्मा कॉर्टिसोल और ACTH लेवल टेस्ट होता है। जटिलता डायबिटीज हो सकता है, पेप्टिक अल्सर, नेफ्रोलियासिस और मानसिक गंभीर प्रॉब्लम। प्रबंध है, रेडिएशन थेरेपी करके वसा को तोड़ा जाता है, एड्रीनेलेक्टोमी किया जाता है और हाइपोफाइसेक्टोमी किया जाता है। बाकी वही सब चीज़ें हैं। पोलियोमेलाइटिस क्या होता है आप लोगों को पता है, पोलियो वायरस से होने वाला संक्रामक रोग है, जो
आरएनए प्रकार के वायरस से होता है, ठीक है। यह मस्तिष्क के धूसर ग्रे पदार्थ को प्रभावित करता है और पोलियो का प्रसारण मुख्य रूप से मुख और मल से होता है। अतः पोलियो का प्रसार भोजन, हाथ, गंदे पानी ये सबसे हो सकता है। उद्भावन काल 7 से 14 दिन होता है, परंतु यह कोई निश्चित नहीं है, ठीक है। क्लिनिकल फीचर में लकवा से पूर्व का जो है अवस्था होता है, एक लकवा की अवस्था होता है, 2 अवस्था होता है। निदान जानते हैं, मल जाँच, CSF जाँच, रक्त जाँच। जटिलता लकवा हो सकता है, निमोनिया, विकलांगता, श्वसन असफलता, मृत्यु। रोकथाम OPV का जो है 2 बूंद पिलाया जाना चाहिए, ठीक है। पोलियो के टीके के प्रभावशाली हेतु कोल्ड चेन मेंटेन करना चाहिए। उपचार UTI अगर होगा इन्फेक्शन तो एंटीबायोटिक, नॉरफ्लक्सासिन, सेफेक्सिन ये सब जो है दिया जाता है और लक्षण के जांच किया जाता है, ठीक है। चलिए, ऑस्टियोमाइलाइटिस क्या होता है? तो ऑस्टियोमाइलाइटिस या अस्थियों का संक्रमण है, जिसमें अस्थियों में जो है क्या होता है, आसपास ऊतकों के संक्रमण से वहाँ पे पस मवाद जमा हो जाता है, ऑस्टियोमाइलाइटिस, ठीक है। हो गया। बर्न या पर्दा क्या है, मैं आपको पहले ही बताया हूँ। बर्न या पर्दा जो होता है, वो बर्न या जो पर्दा होता है वह प्रथम और श्रेणी पर फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री और फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री, या 3 टाइप से जो है जला होता है, ठीक है। जैसे जैसे घाव बढ़ता है वैसे वैसे डिग्री भी बढ़ता है, ठीक है। चलिए, ये हो गया बर्न। बर्न का परसेंटेज अगर किसी को बताना होगा, रूल्स ऑफ 9 परसेंटेज निकालने के लिए घाव का बनाया गया है, जो कि बच्चे में इस प्रकार से है, पढ़ लीजिए। यहाँ पे नीचे भी दिया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे घाव के आकार ज्ञात करने के लिए रूल्स ऑफ 9 लागू है। सिर गर्दन वयस्क में 9%, बालक में 18%। धर इसमें भी 36, इसमें भी 36। धर आगे पीछे दोनों होता है। भुजा 18, 9, 9 और 9, 9 ये भी सही है। टांगे इसमें 36 है, इसमें 28 है, क्योंकि बच्चे के टांग छोटा होता है। मूलाधार 1% है और इसमें मूलाधार नहीं होता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, यही रूल्स ऑफ 9 है घाव के आकार। नर्सिंग प्रबंध में आपातकालीन उपचार, पुनर्निर्जलीकरण, रिहाइड्रेशन के लिए, क्योंकि जलने के बाद जल बहुत कम जाता है। प्रथम 24 घंटे और प्रथम 24 घंटे, ठीक है। प्रथम 24 घंटे में जो द्रव दिया जाएगा उसमें शरीर का जला हुआ भाग गुने 4 ml गुने शरीर का भाग। उसके बाद प्रथम 24 घंटे में जो द्रव दिया जाने वाला होगा वो शुरू के 8 घंटे में, और फिर जो बचे हुए हैं वह 16 घंटे में दे दिया जाएगा, जो फार्मूला से निकलेगा। उसके बाद अगले 24, मतलब पहले 24 दे दिया, फिर अगले 24 घंटे में जो देना होगा वह जो है देख लीजिए, शरीर के जला हुआ भाग गुने 0.5 ml गुने शरीर का भाग, और वही सिस्टम है, पहले 8 घंटे फिर 6 घंटे। अब इस संक्रमण से बचाया जाएगा, समान प्रबंध किया जाएगा। निर्जलीकरण 3 प्रकार से होता है, मैं पढ़ा चुका हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। शल्य क्रिया और पूर्व और पश्चात देखभाल मैं पहले ही बता चुका हूँ। पूर्व और पश्चात देखभाल क्या होता है, MSN 1 में बता चुका हूँ। ICDS क्या होता है, तो ISDS जो है एकीकृत बाल विकास योजना 1975 में आरंभ किया गया। इस कार्यक्रम को महिला और बाल विकास विभाग द्वारा कार्यान्वित किया गया। इस कार्यक्रम में निम्न सेवा दिया जाता है, जिसमें महिला और बच्चे से संबंधित, बालक के विकास से संबंधित चीज़ें शामिल है, ठीक है। चलिए, ये हो गया। मिड डे मील नहीं पूछेगा आपका। उसके बाद आंगनबाड़ी केंद्र ICDC पूछेगा, तो प्रत्येक 1000 की जनसंख्या पर ये चीज़ें होता है, और दुर्गम क्षेत्रों में 700 की जनसंख्या पर एक आंगनबाड़ी केंद्र चलाता है, जो महिलाओं द्वारा संचालित की जाती है, ठीक है, जिसमें एक कार्यकर्ता होती है। अब बच्चों के अंतर्राष्ट्रीय अधिकार पूछ सकता है आपसे, क्या क्या होते हैं, तो देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय अधिकार 20 नवंबर 1989 को लागू किया गया, जिसमें 54 धाराएँ हैं, और यह जो है संयुक्त राष्ट्र संघ और यूनिसेफ ने मिलकर 20 नवंबर 1989 को घोषणा किया, जिसमें कुल 54 धाराएँ हैं, ठीक है। और इसमें क्या क्या किया गया ये आप खुद से भी जो है लिख सकते हैं कि बच्चे के क्या क्या अधिकार हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन एक पूछेगा कि जन्मजात हृदय CHD के बारे में बताइए। तो जो जन्म के समय से हृदय में रोग हो वही जन्मजात हृदय रोग होता है। जैसे देखिए, हृदय तथा महाधमनी का रोग, महाशिरा और बड़ी रक्तवाहिनियों से संबंधित रचनात्मक त्रुटि होता है, तो उसे हृदय रोग जन्मजात कहते हैं। बाकी बचाव आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, बाकी ये सब हम बता ही चुके हैं पहले ही आपको। देखिए, न्यूरल ट्यूब डिफेक्टेड के प्रकारों की सूची करें, 5 नंबर में पूछ सकता है, ठीक है। देख लीजिए, न्यूरल ट्यूब डिफेक्टेड NTD, स्पाइना बाइफिरा, एनसीफेलोसिस, एनसेफली, स्पाइना बाइफिरा, हाइड्राएनिसेफली और लिपोमेनिंजोसिल और लिपोमाइनोनिंजोसिल, ठीक है। तो ये आपका होता है, याद कर लीजिएगा इसको अच्छे से, 5 नंबर में पूछ सकता है, ठीक है। चलिए, ये मैं बता दिया, ठीक है। देखिए, खेलों के प्रकार, आपसे खेलों के प्रकार पूछ सकता है। तो खेलों के प्रकार में क्या होता है, एकल मतलब खुद से खेलना, ठीक है, दर्शन के समान व्यवहार का खेलना, समांतर खेल, एक दूसरे से देखकर वो भी खेला उसी प्रकार से खेलना, साथ में खेलना, और सहकारिता खेल, एक खेल का प्रकार है, ठीक है। और खेल का क्या उद्देश्य होता है आप लोग लिख लीजिएगा। बाकी भारत में स्कूल हेल्थ प्रोग्राम एवं नर्स की भूमिका क्या होती है, ठीक है। तो बच्चे को सब चीज़ से बचाने के लिए, नशा, व्यवधान, ये सब स्वच्छता से बचाने के लिए स्कूल हेल्थ प्रोग्राम शुरू किया गया। इसमें नर्स का निम्नलिखित भूमिका हो चुका है, जो कि फर्स्ट ईयर में भी आप लोग पढ़े हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, ये सब तो हम पढ़ा ही चुके हैं, इसके लिए तो टेंशन ही नहीं लेना है, ठीक है। चलिए, बाकी हम लोग विदा लेते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।